भारतीय किसान बारिश पर आधारित खेती के लिए बहुत हद तक मानसून पर निर्भर रहते हैं। अगर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो, तो वह सूखे या बारिश की कमी के समय फसलों को बचाने में मदद कर सकती है और साथ ही साथ रबी की फसल के लिए मिट्टी में नमी भी बढ़ा सकती है। सिंचाई से जुड़ी योजनाओं की मांग करने के लिए हम प्लानिंग सेक्शन में एग्री टैब पर जा सकते हैं। यहाँ हल्के हरे रंग वाले क्षेत्र वो ज़मीनें हैं जहाँ केवल खरीफ की फसल ली जाती है। ऐसे ही नारंगी रंग उन क्षेत्रों को दिखाता है जहाँ खरीफ और रबी दोनों फसलें उगाई जाती हैं। लाल रंग उन इलाकों को दर्शाता है जहाँ साल में 3 बार फसलें ली जाती हैं और ऐसे ही पीला रंग अम, उन खेतों के लिए है जहाँ केवल रबी या ज़ैद की फसल होती है। आमतौर पर वहाँ जहाँ खरीफ के समय पर पानी भर जाता है। अम, दूसर रंग जो है वो उन क्षेत्र के लिए है जो बंजर हैं या जहाँ कोई फसल नहीं होती। रंगों का अर्थ जानने के लिए आप यहाँ जानकारी आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में खेती की तीव्रता में क्या बदलाव आया है। तो आप ये परखें कि 2017 से 2020 के बीच खेती की तीव्रता कुछ बढ़ी है, क्योंकि जो क्षेत्र पहले हल्के हरे रंग से दिखाए गए थे अब वो नारंगी रंग से दिखाए जा रहे हैं। ऐसे ही 2020 से लेकर 2024 के बीच में खेती की तीव्रता दोबारा से कम हुई है। आप किसी स्थल पर क्लिक करके उसका विश्लेषण भी देख सकते हैं, जिससे यह समझा जा सके कि कि वह इलाका सूखे के लिए कितना संवेदनशील है। और आप अलग-अलग वर्षों के लिए इस जानकारी को देख सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ की फसल उगाने की तीव्रता समय के साथ कैसे बदली है। इससे यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि उस जगह की खेती सूखे से कितनी प्रभावित होती है। माइक्रो वाटरशेड के भीतर फसल उगाने की तीव्रता में जो भी अंतर आप देखें, उस पर समुदाय के लोगों के साथ चर्चा ज़रूर करें। सिंचाई से जुड़ी मांग रखते समय उन इलाकों को प्राथमिकता दें जहां फसल की तीव्रता कम है या जो सूखे के प्रति कमज़ोर है। किसी जगह को सिंचाई कार्य के लिए उपयुक्त मानने के लिए ड्रेनेज लाइन यानी कि जल निकास रेखाएं और प्लाट नक्शे को देखें। जिन क्षेत्रों में सतही जल संग्रहण की अच्छी संभावना दिखाई देती है, जो कि लाल रंग से दर्शाए गए हैं, उन्हें चुना जा सकता है। बारिश का पानी जमा करने के लिए वे जगहें सबसे उपयुक्त होंगी जो ड्रेनेज लाइन पर या उनके पास स्थित हैं। अगर ऊपरी ढलान वाले क्षेत्रों में पहले से रिचार्ज के लिए रिच ट्रीटमेंट किया गया है या उसकी योजना है, तो वह भी सिंचाई संरचनाओं की प्रभावशीलता को काफ़ी बढ़ा सकता है। सिंचाई के स्रोत के स्थल का चयन ऐसा होना चाहिए कि उसके 100 मीटर के दायरे में ज़्यादातर कृषि भूमि हो जो इस काम से लाभ उठा सके। समुदाय की आजीविका की कृषि पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए उन इलाकों को प्राथमिकता दें जहां अभी केवल एक फसल होती है, ताकि वहां फसल की तीव्रता बढ़ाई जा सके। जहां आप सिंचाई के स्रोत की मांग रखना चाहते हैं वहां पर क्लिक करें और यहाँ नए काम के प्रस्ताव पर क्लिक कर उसका फॉर्म खोल लें। आप यहाँ उस स्रोत के लाभार्थी का नाम, उनका फ़ोन नंबर, किस प्रकार के सिंचाई कार्य की मांग रखी जा रही है, उस जगह पर खरीफ के मौसम में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, किस प्रकार का फसल पैटर्न वहाँ अपनाया जाता है, ऐसी जानकारी देख सकते हैं।
आप उस क्षेत्र की फ़ोटो क्लिक कर कर भी सबमिट कर सकते हैं और अपनी मांग को और विस्तार में पेश कर सकते हैं। यहाँ अपना वॉइस रिकॉर्ड करके या फिर मैसेज को टाइप करके। ऐसे ही अगर आप किसी उपलब्ध सिंचाई स्ट्रक्चर के रखरखाव की मांग रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ दूसरे बटन पर क्लिक करें। आप लाभार्थी का नाम, उनकी जानकारी, किस प्रकार के स्ट्रक्चर के रखरखाव की मांग रखी जा रही है और ऐसे ही क्या इस स्ट्रक्चर के रखरखाव से जुड़ा कोई कार्य पहले यहाँ पर हुआ है या नहीं, ऐसी जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो आप कॉमन्स कनेक्ट के माध्यम से वैज्ञानिक जानकारी और समुदाय के लोगों की ज़रूरतें और अपने अनुभव के मेल से भूजल रिचार्ज और सिंचाई से जुड़े संसाधनों की मांग रख सकते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि वृक्षारोपण और पशुपालन से जुड़े संसाधनों की मांग कैसे रखी जाए।